देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया न्यूज़ एट 10 का, लेकिन आपको सबसे पहले उन 4 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं जिसे आज आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। अगर आप ऊंचे अपार्टमेंट में रहते हैं और इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जान मुश्किल में पड़ सकती है और एक गलती से पूरे अपार्टमेंट को भारी नुकसान भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आगे आपको बताऊंगी। आज बंगाल का मुर्शिदाबाद फिर से सुलग उठा। कारण बना वक्फ कानून, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर जो आगजनी हुई उसकी कीमत बड़े नुकसान के तौर पर चुकानी पड़ी। लेकिन जो हुआ उसके पीछे वो भड़काऊ बयान जिम्मेदार है जो नया तूफान लेकर आया है। साथ ही बात करेंगे किलर मुस्कान की, जो आज जेल से बाहर आई तो हर तरफ चर्चा तेज हो गई कि पुलिस मुस्कान को मेडिकल कॉलेज लेकर क्यों पहुंची थी। मामला क्या है पूरा, आगे आपको इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन बात पहले कर लेते हैं बड़ी खबर की। देखिए, देश भर में वक्फ बिल पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर प्रदर्शन हुए और वहां कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। बवाल एक बार वही हुआ जो 2 दिन पहले हुआ था। सूती में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बिल का विरोध करने सड़क पर उतर गए। तभी अचानक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। उपद्रवियों ने खड़ी बस में तोड़फोड़ कर दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात इतने मुश्किल हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान नेशनल हाईवे 3 घंटे तक बंद रहा। फिलहाल सूती में हालात सामान्य हो गए हैं। एहतियातन भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का वही इलाका है, वही सूती इलाका जहां पर कुछ दिन पहले भी इस तरह का बवाल हुआ था। इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं। आगजनी हुई थी, पुलिस पर हमला किया गया था, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और आज कमोबेश उसी तरीके के हालात वहां पर बने जब बवाल बढ़ गया और वक्फ बिल का विरोध ही किया जा रहा था। लेकिन उपद्रवी किस तरीके से वहां पर हिंसक हो गए, ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। आज फिर एक बार वो तस्वीरें देखने को मिली मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में, जहां कुछ दिन पहले भी बवाल की तस्वीरें हमने देखी थी। सवाल यही कि आखिर इस तरह का प्रदर्शन कितना जायज है, अपनी किसी भी बात को कहने का आखिर ये किस तरह का तरीका है, और पश्चिम बंगाल में ये अक्सर देखने को मिल जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। आज जुमे की नमाज के बाद लखनऊ से जयपुर और कोलकाता तक मुस्लिम संगठनों ने कानून के विरोधों में यहां नारेबाजी की है। गुलाबी नगरी जयपुर में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे और वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ बताया। जयपुर में AIMIM के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में वक्फ कानून के विरोध वाले पोस्टर लहराए गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के विरोध में आवाज बुलंद की। कोलकाता के सर्कस एरिया में आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में शिया समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में इजरायली हमले में मारा गया हमास लीडर इस्माइल हानिये हसन नसरल्लाह की तस्वीर भी दिखाई दी। वक्फ कानून के विरोध की लहर जम्मू कश्मीर में भी नजर आई। घाटी के मैथुद मजलिसे उलेमा की ओर से मस्जिद और दरगाहों में वक्फ कानून के विरोध में प्रस्ताव पढ़ा गया, जबकि राजनीतिक दल PDP के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर वक्फ कानून के विरोध वाले पर्चे लहराए। जब तक जारी रहेगा, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। एक और वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो मस्जिदों के अंदर तकरीर की जा रही है। अहमदाबाद में आज एक हाई राइज बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पूरे फ्लोर पर आग फैल चुकी थी। लोग खिड़की से लटककर अपनी जान बचाते दिखे। इस दौरान एक महिला ने अपने बच्चे को 4थे फ्लोर से नीचे लटका दिया। 3रे फ्लोर पर खड़े लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। महिला पहले एक बच्चे को नीचे लटकाती है, जब लोग उसे पकड़ लेते हैं तो फिर दूसरे बच्चे को नीचे लटका देती है और नीचे 3रे फ्लोर पर खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान एक बच्ची गिरने से बाल बाल बच गई। हालांकि नीचे खड़े लोगों ने रेस्क्यू के शुरुआती इंतजाम कर रखे थे। वहीं 4थे फ्लोर पर दूसरी तरफ एक महिला रेलिंग से उतरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है।
आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस अपार्टमेंट में आग लगी वो अहमदाबाद के खोखरा इलाके में मौजूद है। देखिए, शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आग किसी घर में नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक कुकर में लगी थी, जिससे चारों तरफ धुआं भर गया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। धीरे धीरे आग ने पूरे अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया। लोग दहशत से इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं का काला गुबार पूरे अपार्टमेंट में भर गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव की टीम ने किसी तरह से हालात संभाला। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि आग से किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे में 20 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बड़ा नुकसान तय था। गुजरात के डायमंड सिटी सूरत के वेसू इलाके में हैप्पी एनक्लेव बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। प्रशासन की सक्रियता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग बिल्डिंग के 8वें फ्लोर में लगी और देखते ही देखते 7वें और 9वें फ्लोर में भी फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल से लोगों का रेस्क्यू किया गया। सबसे पहले करीब 40 लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतारा गया और फिर छत पर फंसे 18 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। वेसू इलाका सूरत के बेहद पॉश एरिया में से एक है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसी के करीब इमारत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का भी घर है। जब आग लगी और बचाव कार्य किया जा रहा था, उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी खुद मौके पर मौजूद रहे। यूपी के बदायूं में एक घर में जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि घर में आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर की पूरी छत ही उड़ गई और 2 मंजिला इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि कई मील तक सुनाई दी। रिहायशी इलाके में अचानक हुए इस धमाके से आसपास के लोग सहम गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। आशंका है कि मलबे के नीचे कई और लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि राहुल नाम के शख्स के पास आतिशबाजी का सामान बनाने का लाइसेंस था, लेकिन रिहायशी इलाके में इस तरह की परमिशन देना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। केरल के कन्नूर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी मौलवी को 187 साल की सजा सुनाई है। यानी मौलवी मरते दम तक जेल में चक्की पीसेगा। मदरसे के मौलवी को बेहद संगीन गुनाह का दोषी पाया गया है। कन्नूर के मदरसे के मौलवी पर 13 साल की 2 नाबालिग छात्राओं का कई बार रेप करने का जुर्म साबित हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों नाबालिग बच्चियां कोविड के दौरान मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन उनको तालीम देने की बजाय 41 साल का मौलवी मोहम्मद रफी उनका रेप करता रहा। बच्चियों की तबीयत बिगड़ने पर उनके माता पिता उन्हें काउंसलर के पास लेकर पहुंचे तो बच्चियों ने अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी बताई। मामला सामने आया, जिसके बाद मौलवी मोहम्मद रफी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में मौलवी को दोषी ठहराते हुए कुल 187 साल जेल की सजा सुनाई और अब वो जिंदगी भर अपने घिनौने कर्मों की सजा भुगतेगा। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान, आज पुलिस उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया। मुस्कान करीब 1 घंटा 45 मिनट तक जेल से बाहर रही। इस दौरान मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। कुछ महिलाएं हमारे यहाँ से गई थी, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने आके लिखा था और अभी विस्तृत रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो है दोनों की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। एक की 3 महीने की, एक की 1 महीने की। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुस्कान के होने वाले बच्चे का पिता कौन है। ये जानकारी डीएनए जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। आपको बता दें कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। सौरभ का शव टुकड़ों में एक ड्रम के अंदर मिला था। अब उसकी प्रेगनेंसी की खबर ने जेल प्रशासन और पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। नियमों के मुताबिक गर्भवती महिला कैदियों को विशेष देखभाल और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मुस्कान को भी अब नियमित मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से मौसम ने करवट ली।
देर शाम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेज आंधी चली। कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। तस्वीरें दिल्ली के मंडी हाउस की हैं। यहाँ तेज हवा के थपेड़ों ने कई पेड़ों को तोड़ दिया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। अपने घरों को लौट रहे काफी देर तक सड़क पर ही फंसे रहे। वहीं दिल्ली के एक इलाके में पीपल का पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसके नीचे एक बाइक दब गई। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति पेड़ की चपेट में नहीं आया। यहाँ खड़ा था और अचानक मुझे आवाज आई पेड़ की कर के, तो मैं बाइक से उतर गया। बाइक से मैं नीचे उतरा हूँ, इतनी देर में बाइक खुली। तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि आंधी ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। वहीं जमीन पर आए पेड़ को अब काट कर हटाया जा रहा है। तेज हवाओं के चलते दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए। तो दिल्ली के आईटीओ में आंधी पानी से सड़क किनारे लगा रोड लाइट का पोल उखड़ गया, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। आंधी तूफान के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहीं आंधी और हल्की बारिश से तपती गर्मी से लोगों को खासी राहत मिली है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आंधी तूफान से बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ा साइन बोर्ड गिर गया, जिसकी चपेट में कार आ गई। बिलबोर्ड इतना बड़ा था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें ड्राइवर जख्मी हो गया है। बाद में क्रेन की मदद से कार को वहां से हटाया गया। इस हादसे की वजह से गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे भी जाम हो गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से आंधी तूफान आया, उसका असर कई जगहों पर देखने को मिला है। कई हादसे हुए हैं। गुरुग्राम में एक बड़ा साइन बोर्ड इस कार के ऊपर आकर गिरा और कितना भयानक ये हादसा था, कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी डैमेज हो चुकी है। गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर है वो बच गया, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं। तो मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, जिसे देख पर्यटकों के चेहरे काफी खिल गए हैं। ये बर्फबारी देख किसका दिन नहीं बन जाएगा। इस वक्त गुलमर्ग में ऐसा ही नजारा है। पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे हैं। ये जो हमारा अनुभव जो है जिंदगी भर याद रहेगा। वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल सीन। आमतौर पर अप्रैल में ऐसी बर्फ कम ही देखने को मिलती है, लेकिन किस्मत अच्छी हो तो जन्नत मिल ही जाती है। बहुत सुंदर है। इधर में देखने के लिए इतना जगह है, बहुत खुश होता है दिल। जब से बर्फबारी शुरू हुई है, गुलमर्ग में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बिहार के नवादा में आंधी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई। विद्युत विभाग के कर्मचारी पूरे दिन तारों को ठीक करने में लगे रहे, लेकिन 24 घंटे बाद भी बिजली नहीं आई। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, बिजली के ट्रांसफार्मर उड़ गए, बिजली के खंभे ढह गए, फसलें बर्बाद हो गई। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आएगी। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों को हुआ है, जहां कई गांवों पर आंधी की वजह से बिजली का संकट खड़ा हो गया है। कल का जो आंधी आया बहुत ही भयानक आंधी था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बिजली हुआ है। और बिजली के लिए बहुत सारा गांव में या हमारे भी गांव में ये पोल गिर गया है, तार गिर गया है, जिससे 24 घंटा होने जा रहा है। बिजली विभाग लगा हुआ है। बिजली विभाग का कहना है कि आंधी की वजह से कई ट्रांसफार्मर फेल हो गए। वारसलीगंज में 33,000 वोल्ट की लाइन समेत कई बिजली के तार टूट गए हैं। बिजली विभाग की टीम पिछले 24 घंटों से आपूर्ति बहाल करने में जुटी है, लेकिन सफल नहीं हो पाई। जिला प्रशासन ने बिजली के संकट को खत्म करने के लिए बिजली विभाग की विशेष टीम गठित की है, लेकिन टास्क बेहद मुश्किल है, क्योंकि पहले सड़कों से टूटे हुए पेड़ हटाना, फिर गिरे हुए खंभों को खड़ा करना है। बीते 2 दिनों में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदला है। उत्तराखंड के चमोली में भारी तबाही हुई, जहां तेज बारिश और बादल फटने से भारी मलबा नीचे आ गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। नंदप्रयाग से लेकर केदार घाटी तक कुछ घंटों की बारिश और ऐसा कोहराम मचा कि गांव से लेकर शहर तक हड़कंप मच गया। बादल फटा है और काफी भयानक दृश्य आप देख रहे हैं, कैसे गधेरे तूफान पे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बादल फटा और पूरे इलाके में तबाही के निशान छोड़ दिए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही थम गई। जो बाइक सड़कों पर खड़ी थी वो कबाड़ में तब्दील हो गई। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। ज्वेलरी शॉप में पानी भर गया है। सामान पानी में बह गया।
दुकान पर बैठे अचानक बारिश के कारण ऊपर से पानी आया। पानी मतलब इस हिसाब से आया कि हमको सामान संभालने का मौका तक नहीं मिला। जो हमारा कस्टमर का ऑर्डर का था 40 ग्राम सोने का ऑर्डर तो पूरा बह चुका है। अनाज से भरे गोदाम की हालत तो और भी ज्यादा गंभीर है। बोरियों में भरा अनाज पानी में डूबकर बर्बाद हो गया। प्रशासन सड़कों पर मलबा हटाकर सफाई अभियान में जुटा है। मौसम की मार हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली है, जहां कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं। बेमौसम गिरे ओलों की वजह से सेब की फसल काफी उसके लिए खराब होती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन अभी मौसम का मिजाज इसी तरीके से बिगड़ा रहेगा। ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे मलबा साथ ला रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी इस वक्त बदले मौसम की मार झेल रहा है। ये टूरिस्ट के फेवरेट स्पॉट शिमला बाजार की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी भरा है। आसमान से ओले बरस रहे हैं। जो मॉल रोड सैलानियों से भरा रहता है, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां पानी ही पानी भरा है। शिमला ही नहीं, राज्य के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं। इस घर की सीढ़ियों को देखिए, सब कुछ सफेद हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो ये दिसंबर जनवरी का महीना हो और बर्फ पड़ी। ओले पड़ने से हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। पहाड़ों के अलावा यूपी बिहार में भी मौसम का कोहराम दिखा। बिहार में आई आंधी ने 2 शहरों को जोड़ने वाले पीपे के पुल को ही तोड़ दिया, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये पीपा पुल बिहार और यूपी को जोड़ता है। रोजाना हजारों लोग इस पीपा पुल के रास्ते यूपी से बिहार और बिहार से यूपी आते हैं, लेकिन तेज हवाएं आई और अचानक आंधी तूफान के साथ पीपा पुल को बीच से उड़ा ले गई। इस पुल के उड़ने के बाद इलाके में आवाजाही ठप हो गई। लोगों के पास आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे लोग नाव के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसमें युवा, बच्चे, महिला, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग हैं। साथ में नाव में रखकर बाइक भी ले जाई जा रही है, जिससे नाव से उतरने के बाद गंतव्य तक पहुंचा जा सके। बता दें, ये पीपा पुल बिहार के छपरा और यूपी के बलिया को जोड़ता है। इस पीपा पुल को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल अरेस्ट की आड़ में होने वाली लूट पर सख्ती दिखाई, तो साइबर ठगों ने जनता को लूटने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। साइबर ठग अब लोगों को ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का झांसा देकर लूट रहे हैं। देखिए, साइबर ठग लोगों को ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल भेज रहे हैं। ईमेल में ऐसे लिंक होते हैं जिनको क्लिक करते ही आप साइबर ठगों के जाल में फंस सकते हैं। इन लिंक को क्लिक करेंगे तो साइबर ठग आपके अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं और आप अपनी जमा पूंजी सब गंवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आगाह करते हुए लोगों से ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक को क्लिक नहीं करने की अपील की है। साथ ही अनजान व्यक्ति या कंपनी की तरफ से भेजे गए ईमेल नहीं खोलने की भी अपील की गई है। सरकार ने लोगों से यह अपील की है कि वो बैंक अकाउंट या दूसरी जो गोपनीय जानकारियां हैं वो किसी के भी साथ शेयर ना करें। ईमेल, मैसेजेस या कॉल के जरिए किसी को भी ना दें, वरना आपके साथ भी ये ठगी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तमिलनाडु की AIADMK से हाथ मिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन का ऐलान किया है। चेन्नई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने AIADMK से गठबंधन पर मुहर के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन अगला विधानसभा चुनाव AIADMK के नेता A पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ेगा। देखिए, AIADMK का NDA में आना NDA के लिए बहुत उपयोगी है और AIADMK का NDA में आना AIADMK के लिए भी बहुत उपयोगी। गठबंधन के ऐलान के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि सीटों के बंटवारे पर बाद में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ गृह मंत्री ने तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया है। DMK सरकार ने 39,000 करोड़ के शराब घोटाला, सैंड माइनिंग स्कैम, एनर्जी स्कैम
EL कॉट स्कैम, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम का जवाब पहले तमिलनाडु की जनता को देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के रुख से साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति में सनातन विरोध, हिंदी के खिलाफ डीएमके की सियासी नीति का मुद्दा भी बड़ा होने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि AIADMK पहले भी एनडीए के साथ रह चुकी है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर एक व्यापारी से मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित ने विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना 26 मार्च की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि विधायक के साथ मिलकर कुछ लोग एक व्यवसायी के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इस दौरान बीच बचाव की कोशिश भी होती है, लेकिन विधायक सुनने को तैयार नहीं है। मारपीट का आरोप आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर लगा है, जो उस दौरान अपने भाई के साथ मौजूद थे। इस पूरे मामले में पीड़ित व्यापारी सुरेश कुमार ने विधायक के खिलाफ नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले 26,000 टीचर अब सड़कों पर उतर आए हैं। नौकरी गंवाने वाले टीचर्स ने शुक्रवार को एसएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया। पहले जी तोड़ पढ़ाई, फिर नौकरी के लिए कड़ी मेहनत, इसी भागादौड़ में आधी जिंदगी निकल गई, लेकिन अब नौकरी भी नहीं बची। ये कहानी पश्चिम बंगाल के हर उस शिक्षक की है जिसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी चली गई है। हम अपने जिंदगी के 25 साल पढ़ाई में बिताए हैं, क्योंकि हम टीचर बन पाए थे, लेकिन इस राज्य में जो टीचर का भविष्य है उसको ही खत्म कर दिए, तो हमारा ये पूरा जिंदगी खराब हो गया ना। नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ एसएससी परीक्षा की OMR शीट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिबेट पब्लिश करना होगा। जब तक पब्लिश नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठ रहेंगे। जिसको लेकर हजारों शिक्षकों ने शुक्रवार को सॉल्ट लेक के करुणामयी इलाके से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भवन तक मार्च निकाला। इससे पहले इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है, इसलिए उनके हाथ भी बंधे हैं। वहीं बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा, इसका फुल प्रूफ प्लान अभी तक तय नहीं है। मुंबई में वाटर टैंकर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पानी का संकट बढ़ा दिया है। हड़ताल से 50 से ज्यादा सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ऊंची ऊंची सोसाइटी में रहने वाले लोग एक एक बोतल पानी के लिए भटक रहे हैं, तो कुछ कतार में लगे हैं। यहाँ पे 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है और हम लोगों को बूंद बूंद करके 1 घंटा पानी मिलता है। कहाँ इंसान जाएगा, पानी पिएगा नहीं, कि खाएगा नहीं, पोटी नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा। 3 दिन से सब परेशान है। तस्वीरें मुंबई की रॉयल पंप सोसाइटी की है, जो सही मायनों में एक सोसाइटी नहीं बल्कि 50 से ज्यादा सोसाइटी का समूह है। यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। डिपेंड हो जा रहा है कि ये बिस्लेरी का जो आप बोतल देख रहे हैं उसको लेने के चक्कर में, लेकिन एक लिमिट है ना, लोग भी बहुत ज्यादा है, कितना ही आप ऑर्डर कर सकते हो। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ओर से बीएमसी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन अब तक उनकी समस्या दूर नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के धार में एक पाइप फैक्ट्री आग की लपटों में धुआं धुआं कर जलती हुई दिखी। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और उनसे निकलता हुआ धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है। धार के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग की तस्वीरें डरा रही हैं। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी वहाँ पाइप बनाने का काम होता है। कच्चे माल में आग पकड़ने की वजह से आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। धुआं इतना जो 1-2 नहीं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग देर रात लगी लेकिन कई घंटों तक नहीं बुझी। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री में काम सुबह 8 बजे से शुरू होता है। बता दें कि इसी फैक्ट्री में पिछले साल जून में भी आग लगी थी, जिस पर काबू पाने में 12 घंटे का वक्त लगा था।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक पॉश होटल में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनट में होटल आग का गोला बन गया। जिस वक्त आग भड़की उस वक्त होटल में मेहमान और स्टाफ मौजूद था। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। धुले रोड पर स्थित होटल ग्रैंड सरोवर में आग लगी। आग तेजी से फैल गई। होटल की बिल्डिंग से आग की उठती लपटें साफ देखी जा सकती हैं। आग की लपटों के साथ उठ रहा धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क के करीब ही ये होटल है। जब आग लगी तो कई गाड़ियां होटल के करीब से ही गुजरती दिखी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि सभी लोगों को समय रहते होटल से बाहर निकाल लिया गया। होटल का नाम ग्रैंड सरोवर है और ये शिवसेना विधायक प्रदीप जायसवाल का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड तो है, लेकिन ड्रिप बॉटल टांगने के लिए स्टैंड नदारद है। तस्वीर देखिए, मरीज बेड पर लेटा हुआ है, उसे ड्रिप लगाई गई है, लेकिन बॉटल को टांगने के लिए स्टैंड नहीं था तो बॉटल उसके बेटे को पकड़ा दी गई। बेड पर लेटा हुआ मरीज किडनी के इलाज के लिए अस्पताल आया था। अब इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन की दलीलें सुनिए। उसी टाइम पे एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था वहाँ पे, तो सिस्टर ने वार्ड बॉय को बोला कि तुम इसको स्टैंड पे लगा दो। उसी दौरान किसी ने ये वीडियो जो मेरे संज्ञान में आया, हम लोगों के संज्ञान में आया, उसी दौरान किसी ने जब तक वो स्टैंड लेने गया तभी वो वीडियो बना दिया। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक वीडियो किसने बनाया, सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया, इसकी जांच भी हो रही है। दलील है वीडियो से अस्पताल की छवि को नुकसान हुआ है। दिल्ली में आज अचानक आई आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर यह है कि मधु विहार इलाके में तेज आंधी की वजह से एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई और इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।